नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक में। यहाँ आप सभी हिंदी वर्णमाला से संबंधित एक चार्ट देख रहे हैं कि वर्णमाला को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। अलग अलग उसे हेडिंग दी गई है। जैसे अ से अ तक जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उसे स्वर कहा जाता है। फिर ये अनुस्वार कहलाता है, ये विसर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से व्यंजन है, उसमें कुछ अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म है, संयुक्त जो अक्षर है वो है संयुक्त व्यंजन के अक्षर। तो इस प्रकार से हम मिलकर हमारी ये जो बनी है ये वर्णमाला बनी है। इसमें कुछ आगत भी होते हैं, आगत अक्षर भी होते हैं जो कि दूसरी भाषाओं से जिसका स्वागत किया गया है। जैसे अंग्रेज़ी में हम ये लेते हैं, तो उसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे भी अक्षर है, व्यंजन के भी कुछ अक्षर है जो कि आगत है। लेकिन मूल रूप से अभी अगर हमने इतना ही देखा तो हमारे लिए जो आज का हमारा टॉपिक है उसके लिए ये इतना पर्याप्त होगा। तो स्वर व्यंजन जो आप जानते हो, विसर्ग इसे जो आप जानते हो, अ में जो 2 बिंदी है मतलब वो विसर्ग कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो अभी देखने वाले हैं टॉपिक, उसके लिए हमारी वर्णमाला को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो है मेन हेडिंग जो है उसका वो कहलाता है संधि। तो संधि में हम संधि की परिभाषा देखेंगे, उसके भेद देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी संधि की परिभाषा क्या है, क्या होता है संधि का मतलब। देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि का मतलब क्या बताया गया है? मेल होना। मेल होना मतलब मिलना, किसी में मिल जाना या किसी को अपने में मिला लेना। तो जब 2 शब्दों में 2 ध्वनियों का उच्चारण आसपास होने से परस्पर मिलकर एक हो जाता है तो इन ध्वनियों के मेल को व्याकरण में संधि कहा जाता है। क्या कहा गया है आगे कि जो 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द की जो ध्वनियों का उच्चारण जो आसपास के जो होते हैं 2 शब्द, उनके आसपास के कुछ ध्वनियों को मिलाकर जो है उसका एक उच्चारण किया जाता है। और ये जो मेल होता है, ध्वनियों के उच्चारण का जो मेल होता है, वही व्याकरण में संधि कहलाता है। जैसे यहाँ पर संधि के उदाहरण आपको दिए गए हैं। देखिए, रवि प्लस इंद्र इज इक्वल टू वो बन गया है रविंद्र। यहाँ रवि अधिक इंद्र बराबर क्या बना है? रविंद्र। तो यहाँ आप देखिए, ये 2 शब्द ऊपर जैसे कि परिभाषा में बताया है कि 2 शब्दों में मिलकर, है ना, 2 शब्दों से जो होता है, जैसे रवि एक शब्द है और यहाँ इंद्र एक शब्द है। तो रवि शब्द का जो पहला जो है शब्द है रवि, तो हमें पहले शब्द का अंतिम वाला जो ध्वनि है वो देखना है, रवि। तो व अंतिम नहीं है, व में जो मात्रा आई है, ई की मात्रा, वो उसका अंतिम ध्वनि है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या बताया है, रवि शब्द की अंतिम ध्वनि ई। और अब जो दूसरा शब्द है हमारा इंद्र, तो अब इंद्र शब्द की पहली ध्वनि ई। तो पहले शब्द की हमें क्या लेना है? अंतिम ध्वनि लेना है, और दूसरे शब्द की हमें पहली ध्वनि लेना है। तो इस प्रकार से ये अंतिम ध्वनि पहले शब्द की और दूसरे शब्द की ये पहली ध्वनि, ये ई ये मिलने से क्या हो गया है? बड़ी ई बन गया है। वो क्या बन गया है? बड़ी ई। देखिए यहाँ पर ये इन छोटी ई दोनों ई मिलने से बन गया है बड़ी ई। और इसीलिए जब उन रवि और इंद्र ये 2 शब्दों से जो नया शब्द तैयार हुआ है वो बना है रविंद्र। तो र जैसा कि वैसा लिखा गया है, और वी में जो ई की मात्रा है और जो इंद्र की जो ई की मात्रा है वो क्या बन गई है? बड़ी ई बन गई है। इसी वजह से रवि व के आगे बड़ी ई की मात्रा दी गई है, और प्लस जो उसका अनुस्वार और द्र जैसे के वैसे लिखा गया है। तो इस प्रकार देखिए कि कैसे तो ये 2 शब्द मिलकर ये तीसरा शब्द रविंद्र का निर्माण हुआ है। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, इनको मिलाकर जो नया शब्द बना है उससे जो है मात्राओं में कैसा बदलाव आया है नया शब्द बनते समय, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है? पर अधिक उपकार। देखिए, पर और उपकार, यहाँ ये 2 शब्द है, ये 2 शब्द मिलकर क्या बन गया है? परोपकार। जब इन 2 शब्दों को हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, जिस प्रकार से जब आप किसी संख्या को जोड़ते हो, जैसे 12 में हमें 2 जोड़ने के लिए कहा गया है, तो 12 और 2 जोड़कर क्या बन जाता है? 14, है ना। प्लस का चिन्ह क्या बताता है कि आपको एक संख्या में दूसरी संख्या को मेल करना है, उनको मिला देना है। तो वैसे ही यहाँ पर हमें शब्दों का मेल करना है, क्योंकि इन 2 शब्दों के बीच में हम अधिक या प्लस इसका चिन्ह हम देख रहे हैं। तो ये चिन्ह जब आता है तो हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ शब्दों को
जोड़ना है, यहाँ संख्या नहीं है। हम हिंदी विषय भाषा पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें संख्या नहीं मिलेगी, यहाँ हमें शब्द मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पर पहला शब्द और इसका दूसरा शब्द है उपकार, ये दो शब्दों को जब हमने जोड़ने की क्रिया की तो एक नया शब्द बन गया परोपकार। तो पहले शब्द का जैसे आपको ऊपर ही बताया है कि पहला जो पर है, इस शब्द की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, अ, और जो उपकार है उस शब्द की पहली ध्वनि क्या आ रही है, उ आ रही है। तो अ और उ, ये अ और ये उ, इनके मिलने से एक जो नया शब्द क्या बन गया है, एक मिनट आपको दिखा रहे हैं अच्छे से, हाँ देखिए, ये दोनों के अ और उ मिलने से यहाँ पर ये ओ बन गया है। इसीलिए तो यहाँ पर जब हमने परोपकार जो लिखा हुआ है तो प जैसा कि वैसा लिखा है, र और उ मिलने से वो बन गया है, ओ की मात्रा तैयार हो गई है, इसलिए वो परो बन गया है। और जो बचा, उ को छोड़ के जो पकार बचा है उसके आगे हमने यहाँ जोड़ दिया पकार, वो बन गया परोपकार। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा संधियुक्त नया शब्द तैयार हुआ है पर और उपकार को मिलाने से। अब वैसे ही अब आप तीसरा देखिए, तीसरा शब्द क्या है, गण अधिक ईश। तो यहाँ पर भी जो बना है वो गणेश है ना। तो गण शब्द का हमें अंतिम ध्वनि क्या लेनी है, अ, क्योंकि कोई भी जो अक्षर होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे आपने वर्णमाला में क है वो हलंत है, ख है वो हलंत है, ग है वो हलंत है, मतलब वो आधा है। जब हम उसमें अ की मात्रा को ऐड करते हैं, जैसे कि ये क प्लस अ, तो वो बनता है पूर्ण क। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो गण है या पर है, यहाँ कोई मात्रा नहीं है ऐसा हमें नहीं समझना है, यहाँ मात्रा है। यहाँ पे र में अ की मात्रा है, न में अ की मात्रा है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि गण शब्द की अंतिम ध्वनि की मात्रा क्या है, वो अंतिम ध्वनि क्या है, उसका अ है। और ईश में क्या दिख रहा है, इस शब्द की जो पहली ध्वनि है वो है ई। तो अ और ई, ये अ और ये ई मिलकर क्या बन गया है, यहाँ पर ए बन गया है, एक नया शब्द ए बन गया है। तो इसीलिए गण प्लस ई वो ए बन गया, इसलिए हमने लिखा ग, जो न है ये ए की मात्रा हो गई है अब, और श जैसे के, इस प्रकार से वो गणेश बन गया है। सदा प्लस एव तो वो सदैव बन गया है, उसमें भी देखिए अ और दूसरे इसकी ए मिला के ए बन गया है। वैसे ही पो अधिक अन, तो पो शब्द की अंतिम ध्वनि ओ है और अन शब्द की पहली ध्वनि अ है, इनके मेल से तो वो पवन हो गया है। तो इस प्रकार जो है ये संधि को परिभाषित और किया गया है उदाहरण के साथ। अब हम इसके कुछ भेद देखेंगे, संधि के भेद क्या है, संधि के भेद मतलब उसके प्रकार, कितने प्रकार है संधि के प्रकार हमें देखना है। तो संधि के मूल रूप से बच्चों जो है 3 प्रकार है। कौन से 3 प्रकार है ये आप देख सकते हैं, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और ये तीसरा है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से ये हमारे संधि के भेद है। अब हम इस संधि को उसके भेद के हिसाब से एक एक हम देखते जाएंगे, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, और साथ ही हम उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो पहले हम स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि जब दो शब्दों में से, इसे इस प्रकार से दो ना लिखते हुए इस प्रकार से लिखिए दो, जब दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दो स्वर आए तथा दोनों के मेल से कोई नया स्वर बने तो स्वरों के इस मेल को स्वर संधि कहा जाता है। क्या कह रहे हैं आपको, हमने बताया कि दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है ना। तो यहाँ जो दो शब्द रहेंगे, हमने कहा कि पहले शब्द का हमें अंतिम देखना है ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि देखना है। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे स्वर संधि में कि पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि आएगी वो एक स्वर आएगी और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि आएगी वो भी स्वर आएगी। तो जब स्वर स्वर ध्वनि मिलेगी और स्वर स्वर ध्वनि से एक नया जो ध्वनि उत्पन्न होगी तो वो ध्वनि वो स्वर वाली ही कहलाएगी। इसीलिए वैसे ध्वनि से तैयार होने वाला जो शब्द बनेगा वो स्वर संधि से संबंधित शब्द रहेगा। तो ये रही हमारी स्वर संधि की। हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण देखने के पहले एक बार और आपको ये रिवाइज करवा देते हैं कि स्वर कौन से होते हैं। तो अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है हमारे
स्वर है। और अमहा जो होते हैं वो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। इसलिए अ से अ तक ध्यान में रखिए कि ये हमारे स्वर है। अब आगे इसके उदाहरण और स्वर संधि के भी कुछ भेद हम देखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, आपको पहला जो दिख रहा है परम अधिक अणु। तो परम और अधिक अणु से मिलकर क्या बना है? परमाणु। तो ये जो परम पहला जो शब्द है उसका हमें अंतिम ध्वनि देखना है और अणु का हमें पहली ध्वनि देखना है। तो परम म में क्या आया है? ये अ आया है, क्योंकि अ के बिना वो म कैसा होता? ऐसा होता। हाँ, तो ये जो पहले शब्द का म और दूसरे शब्द का अ, तो अगर इस म में हम देखें अंतिम ध्वनि तो वो आ रही है अ की, क्योंकि अ की मात्रा के बिना वो म कैसा है? ऐसा है, हलंत वाला म है। वैसे ही अणु, अणु में क्या आया है? अणु का पहला जो ध्वनि आई है वो अ आया है। तो यहाँ आप देखिए कि अ और अ इनके मिलने से वो क्या बन गया है? आ बन गया है। इसीलिए जब यहाँ पर एक नया जो तैयार हुआ है शब्द, जो तैयार हुआ है परम और अणु से, तो वो क्या बना है? परमाणु। तो परम तो जैसे कि वैसे ही रहा, और ये जो अ की मात्रा दो मिली है वो आ की मात्रा बन गई है। यहाँ पे म में आ की मात्रा आ गई है और ये णु जैसा कि वैसा रह गया है, तो वो बन गया है परमाणु। आगे का उदाहरण देखिए, कपि अधिक इंद्र, तो उनसे बन गया है कपिंद्र। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कपि में जो ये प है, इसमें जो है वो ई की मात्रा है अंतिम ध्वनि, और इंद्र का जो पहला ध्वनि है वो ई है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ई के मिलने से ये बड़ी ई बनी है। इसीलिए कपिंद्र जब बना है तो क लिखने के बाद प जो है उसमें बड़े ई की मात्रा हो गई है, क्योंकि उसकी ई की मात्रा और दूसरे उसके बाजू वाले शब्द के पहले ई की मात्रा, वो जो है ध्वनि जो है पहली, ये दोनों मिलकर इन्होंने बड़ी ई का निर्माण किया है। तो वो और बाकी अनुस्वार और द्र जैसे कि वैसे। तो इस प्रकार से कपि और इंद्र के मिलने से बन गया है कपिंद्र। ये नया शब्द तैयार हुआ है। अब यहाँ तीसरा देखिए, भानु अधिक उदय। तो भानु में जो भानु न जो है, न में ऊ की मात्रा है, इसलिए इसकी अंतिम ध्वनि ऊ है, और उदय की भी जो पहला ध्वनि है वो ऊ है। तो इस प्रकार से ये ऊ और ये ऊ के मिलने से बन गया है बड़ा ऊ। तो फिर जब बड़ा ऊ बना है, इसीलिए भानुदय में क्या हो गया है कि ये जो भानुदय में भानु यहाँ छोटा ऊ था, लेकिन यहाँ का ऊ जो है इसको ये मात्रा में जुड़ गया है, इसीलिए ये बड़े ऊ की मात्रा बनकर और ये दय जैसे कि वैसा लिखा गया है। तो भानु अधिक उदय से बन गया है भानुदय। तो बच्चों, अगर आप यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो अ है, पहले इसमें ये स्वर है और इसने स्वर का ही निर्माण किया है। ये ई है, इससे भी एक ई बड़ी ई बनी है, ये भी स्वर है। ऊ इससे ऊ बना है बड़ा ऊ, ये भी स्वर है। तो जब यहाँ पर जो है स्वर के मेल से स्वर की ही ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर का ही मेल करने वाली ध्वनि बनती है, तो ऐसी संधि को स्वर संधि कहते हैं। तो ये है हमारे स्वर संधि के कुछ उदाहरण। तो ये अ जो आपको लिखा है वो समझने के लिए है कि अ ई ये सब क्या है, उसके स्वर है। पहले शब्द का अंतिम वाली ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। वैसे ही दूसरे उदाहरण में भी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी स्वर संधि बनी। अब स्वर संधि के जो है यहाँ कुछ भेद दिखाए गए हैं, जिन्हें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। सिर्फ याद रखिए कि स्वर संधि के गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, इस प्रकार से इसके ये प्रकार है। तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम स्वर संधि के। यहाँ देखिए, अभी यदि अधिक अपि। अब यहाँ जो था यदि का ई और दूसरे अपि का अ, इनके मिलने से क्या बन गया है? य बन गया है। इसीलिए जब यदि लिखा, ई की मात्रा यहाँ चली गई, इसलिए यहाँ द कैसा हो गया? आधा हो गया। और ये ई की मात्रा और ये अ, ये मिलकर य बन गया, इसलिए यहाँ पर य आ गया, और आखिरी का पी जैसे के वैसा, तो ये बन गया यद्यपि। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ जो है दो स्वर के मिलने से एक अलग व्यंजन युक्त जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर वो उदाहरण हमने लिया है। यहाँ वी आकुल, तो वी का ई ले लिया गया है, इसलिए यहाँ वो आधा हो गया है,
और ई दूसरे इसका आ जो है ई और आ के मिलाने से ये या बन गया है, इसलिए आधा व के बाद या और यहाँ का जो कुल बचा है उसे आगे कुल जैसे के वैसा लिखा गया है। वैसे ही अति और उत्तम, अति में ई की मात्रा है और उत्तम में ऊ की मात्रा है, तो ये ई और यू मिलने से क्या बन गया है, ये यू बन गया। तो यहाँ पर ये जो है अति, अति का अ लिखा है और त आधा लिखा गया है क्योंकि त की मात्रा यहाँ आ गई है, और ये ई की मात्रा और ये ऊ की मात्रा मिलने से यू नया शब्द बना है, नया अक्षर बना है, तो ये यहाँ यू और तम जैसे के वैसा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ देखिए, वैसे ही चौथे में वी अधिक ऊ, ऊह, तो व की ई की मात्रा यहाँ आ गई है और ऊ को अलग करने से ई और ऊ को मिलाने से यू बन गया है, इसीलिए नया शब्द व्यू तैयार हुआ है। वैसे ही अधि अधिक एषणा, तो अध्येषणा बना है, अनु अधिक अय अन्वय बना है और सु अधिक आगत स्वागत बना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसके नियम, तो आपको ये नियम किस प्रकार से एक नए शब्द को उन्होंने बनाया है, नए अक्षर को उन्होंने बनाया है, नया ध्वनि उत्पन्न हुआ है, ये आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से शब्द तैयार हुआ है। इन ध्वनियों को मेल करने से कैसे नए शब्द तैयार होते हैं, यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सभी उदाहरण में क्या हुआ है कि मेल किसका हुआ है, दो स्वरों का हुआ है। तो इस प्रकार से जब दो स्वर मिलते जाते हैं तो उस प्रकार से तैयार होने वाले शब्द जो आते हैं वो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाए, जैसे यद्यपि लिखा है और आपको पूछा जाए कि ये किस संधि का प्रकार है, तो आपको ये पहचान में आना चाहिए कि यदि का ई और अपी का अ, ये मिलकर दोनों अ है, इसीलिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए आपको ये सारी डिटेल्स दी जा रही है जो आपको नोटबुक में नोट भी करनी है। अब दूसरा देखना है प्रकार हमें व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो हमने पहली संधि में देखा कि स्वर का स्वर से मेल हो रहा था, लेकिन इस संधि में हमें क्या देखना है कि व्यंजन का या तो व्यंजन से मेल होगा या तो एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होगा। तो इस प्रकार से जो नई ध्वनि बनेगी और नया शब्द तैयार होगा वो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण आपको दिया गया है, देखिए, जैसे शरत अधिक चंद्र, तो शरत का ये जो त है ये क्या है, एक व्यंजन है। शरत, ये क्या है, त एक व्यंजन है। और वैसे ही जो दिया है चंद्र, तो चंद्र का ये जो च है ये भी क्या है, व्यंजन है। तो इनके मिलने से ये क्या बन गया है, शरत चंद्र। यहाँ देखिए ये जो उदाहरण है उन दोनों संधि दो शब्दों के मेल से संधि कौन सा शब्द तैयार हुआ है, शरत चंद्र, शरत चंद्र। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो अंतिम और पहली जो ध्वनि बदलती है, दो दो शब्दों की जो होती है, एक नया शब्द किस प्रकार से तैयार होता है, अगर आपने इसे थोड़ा ध्यान से देख लिया तो आपके लिए संधि कुछ भी कठिन नहीं है। इसे पहचानना भी कठिन नहीं है, ना ही उसे जोड़कर नया शब्द तैयार करना। अब इसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए संधि, व्यंजन संधि के उदाहरण। जैसे अब यहाँ पहला उदाहरण जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो व्यंजन का मेल करेंगे और दो व्यंजन के मेल से कैसे एक नया ध्वनि उत्पन्न होगा, व्यंजन वाला संधि उत्पन्न होगी, यहाँ हम देखते हैं। जैसे देखिए सम अधिक योग, सम और योग, इसमें म जो है ये व्यंजन है, वैसे ही योग का य भी क्या है, व्यंजन है। तो ये म और य, यहाँ पर ये देखिए दोनों क्या है, म और य दोनों व्यंजन है और दोनों व्यंजन के संयोग से मेल से बना है संयोग। तो इस प्रकार यहाँ जब दोनों व्यंजन व्यंजन मिले हैं, इसीलिए ये कौन सी संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि। ये जो शब्द कहलाएगा ये व्यंजन संधि का शब्द कहलाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या किया है हमने, एक व्यंजन और एक स्वर मिलाया है। तो यहाँ पर षट, उसका आखिरी हमें देखना है ध्वनि और आनन का पहली ध्वनि। तो ये जो ट है ये व्यंजन है और आ जो है ये स्वर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है इनके मेल से, ट और आ के मेल से क्या बन गया है, ड। तो षट अधिक आनन से बन गया है षडानन। तो यहाँ एक जो है वो स्वर, एक व्यंजन था ट और आ जो है ये स्वर है, लेकिन एक व्यंजन अगर आ जाए तो भी वो व्यंजन संधि कहलाएगी, वो स्वर संधि नहीं कहलाएगी। स्वर संधि तभी होगी जब दोनों ध्वनि स्वर हो।
ये आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरे उदाहरण में हमने क्या कर दिया है, पहले स्वर को ले लिया है फिर व्यंजन को। तो स्वर चाहे पहले आए या स्वर चाहे बाद में आए, लेकिन अगर उसमें व्यंजन का अगर है एक भी ध्वनि तो वो हमारी व्यंजन ध्वनि ही, व्यंजन संधि ही कहलाएगी। जैसे यहाँ पर है री अधिक न, तो री जो है ये स्वर कहलाता है और न जो है वो व्यंजन कहलाता है। तो एक स्वर और एक व्यंजन, इन दोनों के मेल से जो बना है ऋण, ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से अगर व्यंजन व्यंजन मिलते हैं और नया शब्द बन रहा है तो व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर मिलते हैं तो भी व्यंजन संधि, और स्वर व्यंजन मिलके बनता है शब्द तो भी वो व्यंजन संधि होता है। अब व्यंजन संधि से संबंधित कुछ थोड़ा परिवर्तन देख लीजिए कि किस प्रकार से शब्द कैसे बदल जाता है, अक्षर कैसे बदल जाता है। देखिए क्या हेडिंग दी गई है यहाँ पर, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्णमाला आपने पढ़ी है ना, वर्णमाला आपने, तो वर्णमाला, तो वर्णमाला आप सभी जानते हैं। तो वर्णमाला में ये जो पहली जो लाइन होती है, व्यंजन की जो ये पहली लाइन आप देख रहे हैं, इसको क वर्ग कहा जाता है, दूसरी को च वर्ग कहा जाता है, तीसरी ट वर्ग कहलाती है, चौथी त वर्ग के अंतर्गत आती है और पांचवी प वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसमें आप देखिए कि जो पहला है वर्ण क, क का तीसरा अगर हम देखेंगे वर्ण क ख ग, च का तीसरा वर्ण देखते हैं तो ज, ट का तीसरा वर्ण देखेंगे तो ड, त का तीसरा वर्ण देखेंगे तो द, और प का तीसरा वर्ण देखेंगे तो ब। तो इस प्रकार से पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे यहाँ पर परिवर्तन होता है वो हमें देखना है व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन हुआ व्यंजन संधि में, और उसी प्रकार से पहले वर्ण का ये पहले वर्ण का पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे ये ट का ड, त का न, प का, इस प्रकार से जो पंचम वाले वर्ण है, पंचमाक्षर है, उसमें किस प्रकार से उसका परिवर्तन होगा व्यंजन संधि के अंतर्गत, आगे हमें अभी ये देखना है। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो जो पहला वर्ण है क का तीसरा वर्ण क्या होता है, क वर्ग का क ख ग, ये देखिए ये ग। वैसे ही च जो वर्ग है उसका तीसरा वर्ण क्या होता है, च छ ज, ये ज। वैसे ही त का तीसरा वर्ण क्या होता है, द। प के अंतर्गत, सॉरी यहाँ पे जो है ये य दिखाई दे रहा है लेकिन ये य नहीं है, ये प है, ये प। तो प फ ब। और वैसे ही ट वर्ण का तीसरा जो वर्ण होता है ट वर्ग का ट ठ ड। तो इस प्रकार से बच्चों ये देखिए पहला जो वर्ण है और उस वर्ग के अंतर्गत उसका जो तीसरा वर्ण है वो कैसे संधि बनाते समय बदलता है। देखिए जैसे यहाँ दिखा है दिख प्लस गज, तो वो क्या बन गया है, दिग्गज। तो यहाँ जो ये क था, क वर्ग का तीसरा वर्ण हमने क्या बताया, ग। तो यहाँ पे जब दिग्गज बना है तो देखिए क चला गया है और क की जगह वहाँ क्या आ गया है, ग आ गया है। वैसे ही यहाँ देखिए च का जो होता है तीसरा वर्ण क्या होता है, ज होता है। तो अच अधिक अंत में अजंत हो गया है, वो च जाकर वहाँ उसकी जगह पर ज आ गया है। वैसे ही जगत अधिक ईश, तो जो त है, त वर्ग का जो तीसरा वर्ण द होता है, तो यहाँ पर वो जगदीश यहाँ द के रूप में आ गया है। वैसे ही अभी अप अधिक ज, अब्ज, और षट अधिक आनंद, षडानंद। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम ये देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है इनके तीसरे वर्ण में कैसे इसका परिवर्तन हुआ है। तो हर वर्ग का ये जो आपको वर्णमाला, इसके पहले हमने पेज दिखाया है, आपको बताया है कि क वर्ग का तीसरी वर्ण क्या होता है, च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है,
त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, तो उसी के अनुसार बच्चों ये यहाँ पर और ये यहाँ पर परिवर्तन दिखने में आया है जब संधि का शब्द तैयार हुआ है। तो ये कुछ नियम है जो आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत याद रखना है। अब आगे और भी कुछ नियम है, उसे भी ध्यान में रख लीजिए। देखिए, अब वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी हमने तीसरे वर्ण में देखा था, अब हमें पांचवें वर्ण में देखना है। जैसे क का पांचवा क्या होता है, अड़, अंग, सॉरी। फिर जो त का है उसका पांचवा न, द का पांचवा ण। हाँ, तो इस प्रकार से क का पांचवा वर्ण अंग, त का पांचवा वर्ण न, द का पांचवा वर्ण न। वैसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले की भांति जैसे तीसरे वर्ण में परिवर्तन किया था संधि का शब्द तैयार करते हुए, वैसे यहाँ भी शब्द तैयार करते हुए, जैसे क दिक अधिक नाक। देखिए, दिक अधिक नाक, तो वो क्या बन गया है, दिग्नाक। वैसे ही दूसरा उदाहरण जो है उत अधिक नति उन्नति बन गया है, षट अधिक मुख षण्मुख बन गया है। तो जो ट पहले शब्द का आप जो देख रहे हो यहाँ पे जो है पहले शब्द का जो आखिरी ध्वनि है, आखिरी अक्षर से संबंधित जो ध्वनि है, वो नया शब्द बनते समय कैसे पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नीचे त संबंधी नियम। अब देखिए, त का जो है वो कभी च बना है, त का ही ज भी बना है, त जो है वो कभी ट बना है, तो कभी बना है, कभी ल बना है। तो इस प्रकार से बच्चों संधि के कुछ ये जो नियम है इसे भी आपको नोट कर लेना, जिससे कि जब आप नया शब्द बनाओ तो आप ये नियमों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से सही से आप व्यंजन संधि के शब्द तैयार कर सकें। फिर जो है आगे छ संबंधी नियम है, छ से पहले च का जुड़ जाना। जैसे वी और छेद है तो आगे उसमें च जुड़ गया है, विच्छेद बन गया है। वैसे ही स्व अधिक छंद है तो स्वच्छंद बन गया है। तो अगर दूसरे शब्द में जो है छ आ रहा है तो उसके पहले हमें क्या लगा देना है, आधा च हमने लगा दिया है। तो इस प्रकार छ से संबंधित नियम। फिर म का नासिक के अनुस्वार दिख रहा है, म का द्वित्व हो जाना दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हमें देखना है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब ये विसर्ग संधि, आपको विसर्ग बिंदु तो पता ही है ना। तो वैसे ही अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है तो वो जो संधि होती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में मन अधिक अनुकूल, ये जो दिख रहा है मन, इसमें विसर्ग बिंदु है मन और अनुकूल, तो मन अनुकूल बन गया है मनोनुकूल। तो इस प्रकार से मन जो है यहाँ एक विसर्ग वाला शब्द तैयार हुआ है, विसर्ग बिंदी वहाँ दे रही है, और अनुकूल के अ में अ जो लगा है वो स्वर है। तो यहाँ पर ये जो विकार मनोनुकूल गया है ये कहलाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। आगे कुछ और उदाहरण देखिए विसर्ग संधि। यहाँ विसर्ग में स्वर मिल रहा है, जो पहला हम उदाहरण देख रहे हैं उसमें विसर्ग के साथ क्या मिल रहा है, स्वर। जैसे दू, ये जो है धू, ये विसर्ग वाला शब्द है, अक्षर है। और यहाँ आ जो है, आशा शब्द का जो आ है ये स्वर अक्षर है, स्वर की ध्वनि है। तो इससे मिलकर बना है दुराशा। अब तीसरा जो हम देख रहे हैं उसमें विसर्ग के साथ साहस को हमने जोड़ा है। यहाँ पे जो साहस है, यहाँ साहस नहीं चाहिए, ये व्यंजन, यहाँ विसर्ग के साथ व्यंजन मिल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि विसर्ग जो है दु, ये विसर्ग है, और साहस का जो स है वो क्या है, व्यंजन है। तो ये पहले में हमने स्वर जोड़ा है, दूसरे में व्यंजन, और ये बन गया है दुस्साहस। चाहिए यहाँ पे भी जो है मात्रा रह गई, ये दुस्साहस। इस प्रकार से लिखते समय आपको ध्यान में रखना है, कुछ जो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है जो हम यहाँ सुधार रहे हैं वीडियो में, तो उसको आपको सही से नोट करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये रहे हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण।
यहाँ आपको देखना है विसर्ग संधि के प्रमुख नियम और उनके कुछ उदाहरण। तो विसर्ग का देखिए श, श, स हो जाना किस प्रकार से होता है देखिए, जैसे यहाँ पर है नीह, दूह, धनु। यहाँ आप देखिए विसर्ग संधि को पहचानना एक तो कितना आसान है कि साथ में उसके विसर्ग बिंदु होता ही है, तो आप उसे पहचान सकते हो। लेकिन जब उससे एक नया शब्द हमें बनाना है तो थोड़े हमें नियम को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे नीह और चल ये शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे इसके विसर्ग बिंदु को हटाकर यहाँ उसमें श जुड़ गया है, निश्चल बन गया है, निश्चल। उसी प्रकार से जो दू है वहाँ पे बिंदु को हटाकर ये दुशासन बन गया है। धनु टंकार, धनुष टंकार बन गया है, श जुड़ गया है। दुह कर्म में दुष्कर्म हो गया है। नमः ते का नमस्ते हो गया है। निह संदेह का निस्संदेह हो गया है। निश्चय का निश्चय हो गया है और निठुर का निष्ठुर हो गया है। दुहतर का दुस्तर हो गया है। तो आप देखिए यहाँ जितने भी उदाहरण है हमने उनमें कहीं ये वाला श, कहीं ये श और कहीं ये स, इन्हें जोड़कर हमने विसर्ग बिंदु को हटाते हुए इन श को जोड़कर एक नया जो है विकार वाला शब्द तैयार किया है, जो विसर्ग संधि के उदाहरण। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी जो है ये संधियाँ हैं। इसमें अभी विसर्ग का अभी हमने श होना देखा है, अभी हमें र होना देखना है और फिर विसर्ग का ओ हो जाना भी देखना है। लेकिन यहाँ आप कहीं पर भी अगर आप देखो तो आपको ये चीज़ एक कॉमन दिखाई देगी कि यहाँ विसर्ग बिंदु आपको दिखेगा, हर जगह आपको विसर्ग बिंदु दिखेगा। विसर्ग संधि के अक्षर में या शब्दों में कह लो विसर्ग बिंदु होगा ही। अब यहाँ पे र हो जाना, जैसे दूह गुण, तो यहाँ पे ये जो लगा है ये र का रकार लगा है। निर्धन, यहाँ पर निर्धन हो गया है। आशीर्वाद, आशीर्वाद हो गया है। दुर्लभ, दुर्लभ हो गया है। तो यहाँ जो है हर जगह पर ये र जुड़ा है। वैसे ही निगुण में निर्गुण हो गया है। निरर्थक का निरर्थक हो गया है। पुनः जन्म का पुनर्जन्म हो गया है। तो यहाँ हर जगह पे ये क्या जुड़ गया है, यहाँ पर र जुड़ गया है इस तरह से। अब नीचे आप देखिए कि विसर्ग का ओ हो जाना, मनः अधिक रथ, मनः अधिक रथ बन गया है मनोरथ। मनः अधिक रंजन बन गया है मनोरंजन। तो विसर्ग हट के यहाँ पर जो है वो ओ की मात्रा उसमें जुड़ गई है। न में ओ की मात्रा जुड़ जाने से यहाँ कहा है ना विसर्ग का ओ हो जाना, तो न में ओ की मात्रा जुड़ने से वो मनो हो गई है मनोरथ, मनोरंजन। वैसे ही मनोविनोद, मनोहर, इस प्रकार से र हो जाना और ओ हो जाना। तो ये हमने देखा है स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, संधि के 3 प्रकार देखे हैं। अब देखिए अब कुछ और भी नियम जो है संधियों के कुछ नियम विकसित हुए हैं हिंदी में भी। देखिए अल्प प्राण ध्वनि का महाप्राण हो जाना, जैसे सब ही, ये क्या बन गया है, छोटी ध्वनि से ये बड़ी ध्वनि कैसे हो गई है सभी। तब ही से तभी। किसी एक ध्वनि का लोप हो जाना, जैसे यह अधिक ही, इसमें यही, तो इसमें क्या हुआ है, यही करते समय यह का ह लोप हो गया है। लोप हो जाना मतलब छुप जाना। और यह ही, तो यही बन गया है, ह लोप हो गया है। वैसे ही किस ही, स लोप हो गया है और वो किसी बनते हुए ह लोप हो गया है और ह की मात्रा स में जुड़कर किसी बन गया है। वैसे ही दोनों शब्दों की ध्वनियों में लोप, कहा ही, कही, तो यहाँ हा का लोप होते हुए यहाँ ही, वहाँ ही, तो वही बन गया है। तो इस प्रकार से जो है कुछ आप ये नए नियम भी उसमें देख सकते हैं। 2 स्वरों के एक साथ आने पर दोनों के बीच में य का आगम, ला आ। तो यहाँ पर क्या है, 2 स्वर, ला में भी आ है और आ दूसरे इसका भी आ है। तो ला आ होने से वो य बन गया है, ला आ नहीं हुआ है, लाया। पी आ, पी का पी जो है वो ई की मात्रा है और आ जो है वो ई और आ दोनों स्वर है, तो पी आ का बन गया है पिया। पहले पद के दीर्घ स्वर का रस्व हो जाना, दीर्घ मतलब बड़ा, रस्व मतलब छोटा। तो हाथ अधिक कड़ी, कड़ी में आप देख रहे हो यहाँ पर जो है कड़ी में नहीं, हाथ में आप देखिए कि वो दीर्घ है, आ की मात्रा जो कहलाती है वो दीर्घ मात्रा है। और जब हमने नया किया है तो वो रस्व तैयार हो गया, हाथ कड़ी का बन गया है हथकड़ी। इस प्रकार से। वैसे ही कान कटा, कन कटा, यहाँ पे भी आ जो दीर्घ स्वर है वो रस्व हो गया है। वैसे ही दवाइया,
यहाँ पर देखो जो ई है, दवाई जब लिखा गया है तो वो बड़ी ई है, लेकिन दवाइया से छोटा ई बन गया है, तो यहाँ पे दीर्घ का ह्रस्व हो गया है। वैसे ही स्वरों में परिवर्तन, घोड़ा अधिक सवार तो वो घुड़सवार, पानी घाट पनघट। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ थोड़ा बहुत ये जो परिवर्तन है, ये संधि के कुछ नियम है। अगर आप इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर आप संधि का पढ़ते हो तो संधि बहुत आसान है। ज़्यादातर आपको मेनली यही ध्यान रखना है कि इसके 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जब 2 स्वर का मेल होता है वो स्वर संधि, 2 विसर्ग का मेल हो एक स्वर और एक व्यंजन का मेल होगा, या 2 व्यंजन का मेल होगा, या एक व्यंजन और स्वर का मेल होगा तो वो व्यंजन संधि। अगर आपको विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग के साथ व्यंजन या विसर्ग के साथ स्वर, तो वो विसर्ग संधि। ये आप ध्यान में रखिए। तो जिस प्रकार से हमने 2 शब्दों को जोड़कर जो है नए शब्द बनाए हैं, जैसे यहाँ हाथ अधिक कड़ी हथकड़ी बनाए हैं, तो वैसे ही हमने जो है हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे आपको हमने हथकड़ी दिया और हमने इसको अलग करने के लिए कहा, तो जब हम इसे अलग करने के लिए कहते हैं तो वो प्रश्न हो जाता है संधि विच्छेद। प्रश्न क्या हो जाता है? संधि विच्छेद, ऐसा हो जाता है वो। लेकिन अगर हमने आपको जो है ऐसे अलग करके ही अगर हमने आपको दिया हाथ और अधिक कड़ी, अगर हमने आपको इस तरीके से दिया तो आपको ये संधि बनानी है हथकड़ी। लेकिन अगर हमने आपको ये हथकड़ी दी, हमने अगर आपको ये हथकड़ी दिया और संधि विच्छेद करने के लिए कहा तो आपको ऐसे बनाना है हाथ अधिक कड़ी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो संधि और संधि विच्छेद ये हमने यहाँ पर देखा है। और आप यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।